Hello everyone, welcome to our channel, and today we are going to discuss the Inside IS Daily Current Affair of 17th of September 2020. And the topics which we are going to discuss are the 7 topics from the mains point of view, and there are 5 topics from the prelims point of view. So let's begin with our today's discussion. So the first news is from the GS2 paper from the topic issue related to health. And the first one is, what is the serial interval and how it can it be managed to control कोविड-19। सो रिसेंटली क्या हुआ है, जो चाइना में है, एक मंथ ख़त्म हुआ जिसमें कोई भी कोविड-19 के जो केसेस हैं वो नहीं मिले, जो लोकल ट्रांसमिशन से होते हैं वो एक भी केसेस नहीं मिले, क्योंकि उन्होंने जो सीरियल इंटरवल को बहुत अच्छे से मैनेज किया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये सीरियल इंटरवल क्या होता है। The serial interval is a duration between the symptom onset of a primary cases and the symptom onset of a secondary cases generated by the primary cases। मतलब सीरियल इंटरवल मतलब हम बोल सकते हैं कि एक गैप है कोविड-19 पेशेंट का, जहाँ पे सिम्टम्स जो होते हैं फ्रॉम द पर्सन वन। ओके, इफ़ ए इज़ अ पर्सन एंड इफ़ बी इज़ अ पर्सन, तो जो ए से बी में जो सिम्टम्स जाते हैं, ठीक है, तो इसके बीच में जो गैप होता है, ओके, उसको बोलते हैं हम सीरियल इंटरवल। ओके, यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इट इज़ अ गैप between the onset of a COVID-19 symptoms in a person A and person B who is affected by a person A। ठीक है, पर्सन बी में जो सिम्टम्स दिखते हैं, जो पर्सन ए से वो इफेक्ट हुआ हो। व्हेन वॉज इट फर्स्ट यूज, ये जो टर्म है वो कब सबसे पहले यूज़ हुई थी, ये जो टर्म है वो सबसे पहले यूज़ की थी बाय द ब्रिटिश फिजिशियन विलियम पिकल। ओके, उन्होंने इनिशिएट किया था रिलेटेड टू द ट्रांसमिशन इंटरवल के बारे में। उन्होंने रेफ़र किया था जो हेपेटाइटिस एपिडेमिक था इन यूनाइटेड किंगडम 1992 टू 1945 के पीरियड में। ठीक है, उस टाइम पे ये फर्स्ट बार ये टर्म यूज़ हुई थी। ठीक है, जो मेन फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं सीरियल इंटरवल को, तो वो है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब एक टाइम इंटरवल होता है बिटवीन अ पर्सन एक्सपोजर टू द वायरस एंड द सिम्टम्स। मतलब जब वो पर्सन इन्फेक्ट होता है वायरस से और उसको सिम्टम्स दिखने में जितना पीरियड होता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ अ रिप्रोडक्शन रेट और अ आर नॉट। ओके, पहले हमने देख लिया इंक्यूबेशन पीरियड, ओके, द फर्स्ट वन, एंड सेकेंड वन इज़ अ रिप्रोडक्शन रेट और अ आर नॉट। तो द नंबर ऑफ अ पर्सन पीपल हु विल बी इफेक्टेड बाय वन इन्फेक्टेड पर्सन। मतलब अगर कोई पर्सन एक इन्फेक्टेड पर्सन से इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन रेट। ठीक है, अभी सिग्निफिकेंस क्या है इस सीरियल इंटरवल का वो देखते हैं। द सीरियल इंटरवल हेल्प्स टू गेज द इफेक्टिवनेस ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल इंटरवेंशन बिसाइड इंडिकेटिंग राइजिंग पॉपुलेशन इम्यूनिटीज़ एंड फोरकास्ट द फ्यूचर इंसिडेंसेस। ठीक है, वो इफेक्टिवली एक मतलब जो फ्यूचर के लिए मतलब जो होता है फोरकास्ट करने के लिए फ्यूचर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, फ्यूचर इंसिडेंट्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फोरकास्ट करने के लिए उसके साथ साथ एक प्रॉपरली इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए भी ये जो सेवरल इंटरवल है वो हेल्प होता है। ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो हेल्प टू आइडेंटिफाई क्विकली अ पर्सन। मतलब वो पर्सन को क्विकली आइडेंटिफाई करके अगर उसको आइसोलेट किया जाए तो सेवरल इंटरवल का जो स्पैन है उसको कम किया जा सकता है। व्हाट इंडिया नीड टू डू, ठीक है, अभी इंडिया को क्या करना चाहिए, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि टू मैनेज द सीरियल इंटरवल अ रोबस्ट सिस्टम ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ट्रैकिंग एंड क्वारंटाइन एंड द इंसुलेशन प्रोटोकॉल शुड बी प्लेस। मतलब जो सीरियल इंटरवल का जो स्पैन है उसको मैनेज करने के लिए इंडिया को एक प्रॉपर जो है कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग, उसके साथ साथ जो क्वारंटाइन और जो आइसोलेशन के प्रोटोकॉल्स है उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर केस स्टडी देखा जाए चाइना में, तो यूहान जो सिटी थी जहाँ पे सबसे पहले कोरोना वायरस का हमने जो केसेस सबसे पहले मिले थे, तो उसमें जो सेवरल इंटरवल का जो स्पैन है इट डिक्रीज टू 2.6 डेज फ्रॉम 7.8 डेज। ठीक है, तो ये बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा डिक्रीमेंट दिख रहा है बिटवीन द मंथ ऑफ जनवरी एंड अर्ली फेब्रुवरी। ओके, द क्वारंटाइन contact within a 1 day from the symptom onset help to reduce a COVID-19 transmission by 60%। अगर कोई पर्सन को
पहले ही दिन जो क्वारंटाइन है कांटेक्ट में उसको, जिसको सिम्टम्स दिख रहे हैं, अगर उसको पहले ही हमने उसको क्वारंटाइन कर दिया, ठीक है, या पहले ही उसको प्रॉपरली उस पर जो इलाज है उसको स्टार्ट कर दिया, तो जो कोविड-19 का ट्रांसमिशन है वो 60% तक उसको हम डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ वही कि इन्फेक्टेड पर्सन को जल्दी ट्रैक करके क्वारंटाइन करके उसको प्रॉपरली आइसोलेट करके फर्दर इन्फेक्शन को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो स्पैन है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जैसे हम देख सकते हैं कि सेवरल इंटरवल का जो होता है, जो सिम्टम्स, ठीक है, ये सिम्टम्स टू सिम्टम्स का जो स्पैन होता है उसको बोलते हैं सेवरल इंटरवल, ठीक है। द नेक्स्ट वन news is from the topic bilateral regional and global grouping and agreement involving India and और अफेक्टिंग इंडियन इंटरेस्ट, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि चाइना और इंडिया के बीच में बहुत ज़्यादा टसल चल रही है, ठीक है। तो इसी रिलेटेड वो न्यूज़ है कि चाइना से इंडिया वॉयलेटेड बॉर्डर एग्रीमेंट। चाइना ने ऐसे कहा है कि इंडिया ने जो बॉर्डर एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और चाइना के बीच में, उसको जो है इंडिया ने वॉयलेट किया है। तो रिसेंटली हम जानते हैं कि जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि जो चाइना की ट्रूप्स हैं वो क्रॉस कर रहे हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, दिस समर, एंड वो वॉयलेट कर रहे हैं द एग्रीमेंट ऑफ 1993 एंड 1996 बाउंड्री एग्रीमेंट, ठीक है। जो एग्रीमेंट बेसिकली बनाया गया था फॉर मेंटेनिंग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। वॉट डू द एग्रीमेंट ऑफ 1993 एंड 1996 सेज, ठीक है। अभी ये एग्रीमेंट क्या बोलता है कि ये जो एग्रीमेंट हुए थे चाइना और इंडिया के बीच में रिलेटेड टू द बॉर्डर मैनेजमेंट, वो साइन किए गए थे, ठीक है, सितंबर 1993, नवंबर 1996, अप्रैल में 2005 एंड अक्टूबर 2013 में, ठीक है। और ये सारे जो एग्रीमेंट हैं हम ऐसे बोल सकते हैं एक सारे डीपली फॉल्ट एग्रीमेंट है, क्योंकि जो ये सिर्फ ऑन पेपर जो एग्रीमेंट्स है वो फाइल किए गए और एक्चुअली जो ग्राउंड पे जो कंडीशन है वो उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग नहीं जा रही है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि ये जो एग्रीमेंट है मैं उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले एग्रीमेंट था कि 1993 में एग्रीमेंट ऑन मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, इन अ सीनो इंडिया बॉर्डर। तो इस जो 1993 के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया और चाइना ने बहुत एग्री किया था कि वो अपने जो मिलिट्री फोर्सेस हैं वो पर्टिकुलर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में वो एक मिनिमम लेवल तक अपने फोर्सेस को डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे चाइना और इंडिया की अगर रिलेशन अच्छी होती रही तो वो अपने जो ट्रूप्स है उसको भी, उनका जो लेवल है वो भी डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ द एग्रीमेंट ऑफ 1996, ठीक है। 1996 का जो एग्रीमेंट था वो देखते हैं, एग्रीमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, ठीक है। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो ये जो मेन एग्रीमेंट था वो रिलेटेड था फॉर द मिलिट्री डिस्क्लोजर, ठीक है। तो इसमें इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इट अलाउ द पार्टीज टू ऑब्जर्व एंड इंस्पेक्ट ट्रूप मूवमेंट इन ईच अदर टेरिटरीज अपॉन इन्विटेशन, ठीक है। तो ये दोनों पार्टीज़ को जो ट्रूप्स के मूवमेंट हो रहे जो बॉर्डर एरिया पे, तो उसको मतलब उसको ऑब्जर्व और इंस्पेक्ट करने का परमिशन देता था, ठीक है। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग टू साइड एग्रीड टू रिड्यूस एंड लिमिट देयर मिलिट्री फोर्सेस विद इन द म्यूचुअल एग्रीड जोग्राफिकली जोन अलॉन्ग द LAC, ठीक है। LAC में वो जो उनकी मिलिट्री फोर्सेस हैं वो उनका नंबर जो है वो लिमिट कर देंगे आफ्टर, मतलब वो म्यूचुअली जो भी होगा वो म्यूचुअली कंसिडर किया जाएंगे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट कहा था कि इट ऑल्सो स्पेसिफाई दैट द मेजर क्राइटेरिया ऑफ आर्मामेंट, मतलब जो भी कॉम्बैक्ट मिसाइल्स हो या गन्स हो उनका भी जो नंबर है वो भी रिड्यूस करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट ऑल्सो स्टिपुलेट्स दैट नाइदर साइड शॉल ओपन, ठीक है। उन्होंने और बताया था कि 96 का जो एग्रीमेंट है, ठीक है, जो था कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर पे, तो वो उसके अकॉर्डिंग कोई भी साइड जो होगी, मतलब आइदर चाइना और इंडिया दोनों साइड से कभी ओपन फायर का जो ओपन फायर ना हो पाए, ठीक है, इसका भी ध्यान रखेंगे। उसके साथ साथ इट शुड नॉट कॉज एनी बायोडिग्रेडेशन और यूज़ ऑफ हजार्डस केमिकल, कंडक्ट अ ब्लास्ट ऑपरेशन और हर्ट विद द गन और एक्सप्लोजिव, ठीक है, ओवर 2 किलोमीटर फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। अभी रिसेंट इशू दिया है कि मैंने जैसे अभी बताया था कि ये जो एग्रीमेंट है वो बस ऑन पेपर रह गए हैं और एक्चुअली उनकी जो बियरिंग है, मतलब
रियलिटी में ग्राउंड में नहीं दिखाई दे रहे। दोनों साइड्स की ट्रूप्स जो है एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनको कम करना का सोचा है, मतलब उनका लिमिट करना है नंबर, पर वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है। और जो क्वेश्चन अराइज है कि एक्चुअल जो डेफिनेशन है एलएसी की वो भी एक मतलब उसकी भी जो डेफिनेशन है अब तक क्लियर नहीं हुई है। ठीक है। और रही बात बैकग्राउंड की, तो इंडिया एंड चाइना हैज़ रिसेंटली एक उन्होंने 5 पॉइंट कोर्स ऑफ एक्शन जो साइन की है। ठीक है। टू रिड्यूस द टेंशन ऑफ एलएसी। और ये जो 5 पॉइंट कोर्स ऑफ एक्शन है इसके बारे में मैंने वीडियो पहले भी बना दिया है। ठीक है। तो मैं इसकी जो लिंक है वो आपको शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। और ये जो फिगर है मैं वो भी पहले भी डिस्कस मैंने कर दिया है, पर आज भी आपको बता देती हूँ कि जो इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर है वो मेनली 4050 किलोमीटर इंडिया और चाइना जो है बॉर्डर शेयर करते हैं। उसमें से जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर है वो है 3290 किलोमीटर। ठीक है। और मेनली जो डिस्प्यूटेड एरिया है जो वेस्टर्न साइड देखा जाए तो लद्दाख रेंज, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर बॉर्डर ऑफ अबाउट 2150 किलोमीटर सेपरेट जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम जिंगजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना। ठीक है। ये जो बॉर्डर है वो दिया है। ठीक है। ये भी बहुत डिस्प्यूटेड एरिया रहा है। और लीस्ट कंट्रोवर्सी जो एरिया है वो हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर एरिया है वो लीस्ट बॉर्डर मतलब कंट्रोवर्शियल एरिया रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो डोकलाम है, डोकलाम जो सिक्किम के पास है, वो भी भूटान, चाइना और इंडिया के बीच में एक डिस्प्यूटेड हमेशा एक टेरिटरी रही है। उसके साथ साथ जो ईस्टर्न साइड है अरुणाचल प्रदेश और के साइड में, ठीक है, ईस्ट ऑफ इंडिया, तो it shares nearly 1140 kilometer of disputed border with the China. ठीक है। The next news is from GS3 paper from the topic inclusion growth and issues arising from it. The first news is banking regulation amendment bill 2020। जैसे कि हम जानते हैं कि बैंकिंग रेगुलेशन बिल 2020 जो है वो लोकसभा में पास हो गया है। और ये जो बिल है वो रिप्लेस कर रहा है द ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन जून 26। ओके। तो ऑर्डिनेंस हम जानते हैं कि ऑर्डिनेंस का आर्टिकल है 123। ठीक है। जो प्रेसिडेंट को पावर देती है टू प्रोमुलगेट द ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। ठीक है। तो बिल जो प्रपोज किया गया है उसमें अमेंडमेंट किस एक्ट से लाई है? जो अमेंडमेंट की गई है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसमें अमेंडमेंट लाई है। तो इसके अकॉर्डिंग, न्यू बिल के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट का मेन एम है टू ब्रिंग अ कोऑपरेटिव बैंक अंडर द सुपरविजन ऑफ अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। रिजर्व जो कोऑपरेटिव बैंक्स है उनको जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सुपरविजन में लाने का इस न्यू बिल के अकॉर्डिंग सोचा है। ठीक है। की चेंजेस लाए गए हैं कि now the provisional applicable to the banking companies will also applicable to the cooperative bank। जैसे कि अभी जो आरबीआई के अंडर में जो कोऑपरेटिव बैंक्स को लाया गया है तो इसलिए जो भी प्रोविजन बैंकिंग कंपनीज को लगते हैं बाकी वो भी कोऑपरेटिव बैंक को भी लगेंगे। ठीक है। एंड इससे क्या होगा कि कोऑपरेटिव बैंक को भी मतलब इक्वली एक सब्जेक्ट मिलेगा फॉर द बेटर गवर्नेंस अलॉन्ग विद द प्रॉपर और साउंड बैंकिंग रेगुलेशन थ्रू द आरबीआई। ठीक है। विद इन दिस अमेंडमेंट आरबीआई विल एबल टू कंडक्ट अ स्कीम ऑफ अ अमलगमेशन ऑफ अ बैंक विदाउट प्लेसिंग इट अंडर अ मोटेरियम। ठीक है। तो ये जो है आरबीआई प्रॉपरली ये जो स्कीम है फॉर द अमलगमेशन ऑफ अ बैंक को कर सकती है विदाउट प्लेसिंग इन, मतलब किसी भी टाइप का विरोध या मतलब कुछ प्रॉब्लम बिना फेस किए प्रॉपरली वो जो आरबीआई है अपनी पॉलिसी या स्कीम सप्लीमेंट कर सकती है। इसके साथ साथ इट हेल्प करेगी सेंट्रल बैंक को टू डेवलप स्कीम टू इंश्योर द इंटरेस्ट ऑफ अ पब्लिक बैंकिंग सेक्टर अकाउंट होल्डर इन द बैंक एंड द बैंकिंग कंपनी प्रॉपर मैनेजमेंट विदाउट डिस्टर्बिंग एनी बैंकिंग फंक्शंस। ठीक है। तो ये नए रूल्स के नए अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल बैंक को एक प्रॉपरली एक स्कीम डेवलप करेंगे जो इंश्योर करेगी पब्लिक इंटरेस्ट को, जो भी बैंकिंग सिस्टम है उसको प्रॉपर मैनेजमेंट। ठीक है। और जो अकाउंट होल्डर है उसका भी प्रॉपर मैनेजमेंट विदाउट एनी डिस्टर्बेंस बाय एनी बैंकिंग फंक्शनरीज। और अमेंडमेंट और अलाउड क्या करेंगे जो कोऑपरेटिव बैंक है टू राइज money via public issue and a private placement of equity or preference shares as well as the अनसिक्योर्ड डिबेंचर विद द सेंट्रल बैंक नोट। ठीक है। वो सेंट्रल बैंक के मतलब सेंट्रल बैंक के परमिशन से उनके नोट से जो कोऑपरेटिव बैंक को परमिशन मिलेगी कि वो रेस कर सकते हैं मनी वाया पब्लिक इश्यूज एंड अ प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है। उसके साथ साथ हाउ एवर दिस चेंज विल नॉट, और जो चेंजेस लाए गए हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग वो कहा चेंजेस नहीं मतलब किस फैक्टर्स को अफेक्ट नहीं करेंगे, वो इंक्लूड करता है कि जो एग्जिस्टिंग पावर है स्टेट रजिस्टर की ऑफ अ कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी उसको अफेक्ट नहीं करेगा। अलॉन्ग विद दिस इट अप्लाइड टू द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी और कोऑपरेटिव
societies whose primary objective and principal business is long term finance for the agricultural development and which do not use the word blank बैंकर और अ बैंकिंग, ठीक है। और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है उनके भी इस वर्क को जो अफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अभी ये नेसेसरी क्यों था, क्योंकि नेसेसरी हम जानते हैं कि काफ़ी क्राइसिस हुए थे रिसेंटली पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव के पीएमसी के, ठीक है। इसके वजह से एक मेन फैक्टर था कि ये नया जो अमेंडमेंट है लाया गया है। उसके साथ साथ कोऑपरेटिव बैंक में अगर देखा जाए तो 8.6 अकाउंट होल्डर है उसके, और टोटल डिपॉजिट देखा जाए तो 5 लाख करोड़ है, ठीक है। एंड बिसाइड अर्बन जो कोऑपरेटिव बैंक है वो नियरली 1000 केसेस ऑफ फ्रॉड, ठीक है, देखते हैं और मिलते हैं वहाँ पे, और मोर देन ₹220 करोड़ इन द पास लास्ट फिजिकल ईयर, ठीक है। इतने सारे जो फ्रॉड्स या केसेस दिखे गए हैं कोऑपरेटिव बैंक में, इसलिए उसको आरबीआई के रेगुलेशन में लाया गया है। हाउ कोऑपरेटिव बैंक आर रेगुलेटेड, तो अभी रिसेंटली देखा जाए तो अगर जो आरबीआई के अंडर में आने के बाद कोऑपरेटिव बैंक में ड्यूअल कंट्रोल रहेगा ऑफ अ रजिस्टर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड द आरबीआई, ठीक है। एंड दिस विल हेल्प, मतलब उनका जो प्रॉपर रोल है या प्रॉपर मैनेजमेंट ऑडिट करने के लिए भी मतलब जो कोऑपरेटिव बैंक का प्रॉपर रेगुलेशन होने को ये बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, ठीक है। जो रजिस्ट्रार रहेगा, जैसे ये ड्यूल कंट्रोल में रहेगा तो रोल ऑफ अ रजिस्ट्रार क्या रहेगा ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो इंक्लूड करेंगे कि कॉपरेशन, रजिस्टर, मैनेजमेंट, ऑडिट, ठीक है, सुपरसेशन ऑफ अ बोर्ड एंड लिक्विडेशन, ठीक है। ये जो फैक्टर्स है वो रोल ऑफ रजिस्टर्स रहेंगे। उसके साथ साथ जो आरबीआई रहेगा वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा for the regulating functions such as maintaining cash reserve and capital accuracy among them, ठीक है। ये ड्यूअल कंट्रोल रहेगा कोऑपरेटिव बैंक पे। द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम द अवेयरनेस इन द स्पेस, व्हाट इज़ अ सोलर साइकिल 25। तो रिसेंटली जो साइंटिस्ट है फ्रॉम नासा एंड द नेशनल ओशन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने अनाउंस किया है दैट देर इज़ अ प्रेडिक्शन कि एक न्यू सोलर साइकिल का फॉर्मेशन हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ सोलर साइकिल 25, ठीक है। तो की फाइंडिंग ऐसी थी कि सोलर मिनिमम फॉर सोलर साइकिल 25 ऑकर इन दिसंबर 2019, ठीक है। जो सोलर मिनिमम है वो फाउंड हुआ है दिसंबर 2019 को, और साइंटिस्ट प्रेडिक्ट किए हैं कि सोलर मैक्सिमम विल बी रीच एट जुलाई 2025, ठीक है। और जो सोलर मैक्सिमम है वो रीच होगा जुलाई 2025 तक, ठीक है। मतलब जो सोलर मिनिमम है वो है ऑन दिसंबर 2019, और जो सोलर मैक्सिमम है वो है ऑन मतलब जो होने वाला है नियरली इट इज़ प्रेडिक्टेड टू हैपन ऑन जुलाई 2025, ठीक है। तो सोलर साइकिल के अभी क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। द सन इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज हॉट गैस, दिस चार्ज गैस मूव्स जनरेट अ पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड, दिस मैग्नेटिक फील्ड गोज थ्रू अ साइकिल कॉल एज अ सोलर साइकिल, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि एक सन जो है कि ह्यूज बॉल है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल चार्ज हॉट गैस होती है, और जब ये गैस मूव होती है और उस टाइम पे वो जनरेट करती है एक मैग्नेटिक फील्ड, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है एक साइकिल गो थ्रू करती है, ठीक है। इट अंडरगोज अ साइकिल थ्रू अ साइकिल एंड इट इज़ नोन एज अ सोलर साइकिल, ठीक है। एंड फॉर कंप्लीशन ऑफ अ वन सोलर साइकिल इट टेक अ 11 ईयर, ठीक है, जो 11 साल लेते हैं, ठीक है। दिस मीन्स दैट द सन की जो नॉर्थ, इफ इट इज़ अ सन, ठीक है, सन की जो नॉर्थ ये पोजीशन है और साउथ पोजीशन फ्लिप होने को जितना टाइम लगता है वो है ऑफ 11 ईयर्स, ठीक है। और एस्ट्रोनॉट्स ने हैज़ डॉक्यूमेंटेड 24 सच साइकिल, अब तक 24 सच साइकिल उन्होंने देखा है, और लास्ट वन था एट द एंड ऑफ 2019, ठीक है। हाउ डू द साइंटिस्ट अभी ट्रैक्स कैसे करते हैं सोलर एक्टिविटी, तो साइंटिस्ट जो है वो सोलर एक्टिविटी ट्रेस करते हैं बाय यूजिंग द सन स्पॉट, ठीक है। इफ़ इट इज़ अ सन, तो सन पे अगर कहीं मतलब कोई डार्क स्पॉट, ठीक है, इफ़ इट इज़ वाइट इन कलर्स, suppose it is example, if it is white in color then here the black spot it is known as a sun spot, ठीक है। इस तरीके से मतलब कोई भी सन्स पे जो स्पॉट रहेगा उसको बोलेंगे हम सन स्पॉट, ठीक है। द बिगिनिंग ऑफ अ सोलर साइकिल इज टिपिकली कैरेक्टराइज बाय ओनली अ फ्यू सन स्पॉट एंड इज देयर फॉर रेफर टू अ सोलर मिनिमा। जब इनिशियली देखा जाए जब सोलर साइकिल स्टार्ट होती है वो फ्यू सन स्पॉट से स्टार्ट होते हैं, इसको हम सोलर मिनिमा बोलते हैं। और सोलर मैक्सिमा जो होते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो सन स्पॉट होते हैं वो इंक्रीज होते हैं और उसको हम सोलर मैक्सिमा बोलते हैं, ठीक है। वन ट्रैक टू सोलर
cycle is by counting the number of a sunspot. The beginning of a solar cycle is a solar minima or when the sun has a least sunspot. ठीक है, तो सोलर साइकिल की स्टार्टिंग जब होती है जब उस टाइम पे सोलर मिनिमा होता है, मतलब सनस्पॉट काफ़ी कम नंबर्स में होते हैं. ओके, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट गोज़ ऑन इंक्रीजिंग. ठीक है, एंड द मिडल ऑफ अ सोलर साइकिल इज़ द सोलर मैक्सिमा. सॉरी, मैंने पहले गलत बताया कि लास्ट में सोलर मैक्सिमा होता है, पर जो साइकिल के मिड में होता है सोलर साइकिल के, उस टाइम पे सोलर मैक्सिमा होता है. ठीक है, इम्पैक्ट क्या होता है सोलर साइकिल का ऑन द अर्थ. ठीक है, जो सोलर इरप्शन होता है कैन कॉज अ लाइट इन द स्काई कॉल एज अ ऑरा और इम्पैक्ट का रेडियो कम्युनिकेशन. ठीक है, जो सोलर इरप्शन है उस लाइट को भी इफेक्ट कर सकता है स्काई के, उसके साथ साथ वो इम्पैक्ट कर सकता है रेडियो कम्युनिकेशन. ठीक है, एक्सट्रीम इरप्शन इवन जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है उसको भी इफेक्ट कर सकता है अर्थ के. ठीक है, सोलर एक्टिविटीज़ है कैन ऑल्सो अफेक्ट द सैटेलाइट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लिमिट देयर लाइफ स्पैन. ठीक है, उनकी जो लाइफ स्पैन इलेक्ट्रॉनिक्स है सैटेलाइट्स की उसको भी इफेक्ट कर सकता है. और रेडिएशन कैन बी डेंजरस फॉर एस्ट्रोनॉट हु डू वर्क ऑन द आउटसाइड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. ठीक है, अगर रेडिएशन इंक्रीज हो गए तो वो एस्ट्रोनॉट जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर काम करते हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा हार्म हो सकता है. ठीक है, देयर इज़ अ फिगर जो स्टार्ट हुआ था, एक साइकिल जो है सोलर साइकिल का एक फिगर दिया है. And the next news is from conservation related issue, global initiative to reduce a land degradation and a coral relief program. तो recently जो ministry है environment ministerial meeting held हुई थी of G20 countries which look under the presidencies of a kingdom of a Saudi Arabia. ठीक है, जो मिनिस्ट्रियल जो मतलब जो G20 मीटिंग हुई थी. ठीक है, आप बताइए कि G20 में कौन सी कंट्रीज आती है. ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. ठीक है, अभी देखते हैं कि इनिशिएटिव क्या था. तो इनिशिएटिव लिया गया था टू स्ट्रेंथन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क टू प्रिवेंट हॉल्ट एंड रिजर्व लैंड डिग्रेडेशन विद इन द G20 मेंबर्स एंड द ग्लोबली टेकन इनटू अकाउंट पॉसिबल इम्प्लीकेशन ऑन द अचीवमेंट ऑफ अदर SDGs एंड एडहरिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डूइंग नो हार्म. ठीक है, जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है रिलेटेड टू द लैंड डिग्रेडेशन एंड कोरल रिलीफ रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स के एग्जिस्टिंग जो फ्रेमवर्क्स है उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना. ठीक है, और जो लैंड डिग्रेडेशन रिलेटेड जो भी फ्रेमवर्क है उसको प्रॉपरली रिवाइज करना. और जो G20 कंट्रीज़ है और ग्लोबली जितने भी मतलब उसकी मतलब ग्लोबली जो अकाउंट कंसिडर किया जाता है फॉर द अचीवमेंट ऑफ SDGs उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना विदाउट कॉसिंग एनी हार्म. ठीक है, अभी देखते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है. लैंड डिग्रेडेशन इज अ रिडक्शन और अ लॉस ऑफ अ बायोलॉजिकल और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी ऑफ अ लैंड रिजल्टिंग फ्रॉम अ लैंड यूज और फ्रॉम अ प्रोसेस और कम्बिनेशन ऑफ अ प्रोसेस इंक्लूडिंग ह्यूमन एक्टिविटी एंड क्लाइमेटिक वेरिएशन. ठीक है, जो लैंड की प्रोडक्टिविटी, ठीक है, एक बायोलॉजिकल और इकोनॉमिकल प्रोडक्टिविटी जब लॉस हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है आइदर ड्यू टू क्लाइमेटिकल वेरिएशन और ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी, उसको हम बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन. ठीक है, अभी देखते हैं व्हाट इज डेजर्टिफिकेशन. इट इज़ अ डिग्रेडेशन ऑफ अ लैंड इन arid, semi arid and a dry subhumid arid areas. Desertification doesn't refer to the expansion of existing desert. It occurs because dry land ecosystem which cover over 1/3 of a world land area are extremely vulnerable to overexploitation and inappropriate land use. ठीक है, तो डेजर्टिफिकेशन मतलब इट इज़ मतलब जो डिग्रेडेशन होता है लैंड का इन अराइड, सेमी अराइड एंड ड्राई ह्यूमिड एराइड एरियाज़ में. उसके साथ साथ जो डेजर्टिफिकेशन है इसका मीनिंग ये नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग डेजर्ट है उसका एक्सपांशन होना. इसका मीनिंग ये है कि जो सेमी अराइड, अराइड या सब ह्यूमिड एरिया का जो है उसका डिग्रेडेशन, वहाँ की जो लैंड का डिग्रेडेशन होना. ठीक है, उसके साथ साथ जो मेजर कॉसेस है फॉर द लैंड डिग्रेडेशन इंक्लूड जो लैंड क्लियरेंस सच एज अ क्लियर कटिंग एंड द डिफॉरेस्टेशन. सेकेंड वन इज द एग्रीकल्चरल duplication of a nutrition through pure farming practice, livestock including overgrazing and overdrafting, inappropriate irrigation and overdrafting, urban sprawl and commercial development, vehicle off-roading, क्वेरिंग ऑफ स्टोन, सैंड, ओर्स एंड मिनरल्स. ठीक है, ये जो पॉइंट्स है अगर आपके इन्वायरमेंट मतलब GS3 के पेपर में जब ये क्वेश्चन आता है तो आप ये पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं कि व्हाट आर द रीजंस फॉर द लैंड डिग्रेडेशन एंड हाउ इट कैन बी रिड्यूस. ठीक है, तो स्टेप इंडिया ने क्या लिए है, तो इंडिया ने काफ़ी सारे मिशंस है रिलेटेड टू द लैंड डिग्रेडेशन एंड कोरल रिलीफ. ठीक है,
को बचाने के लिए, मतलब कोरल रिलीफ का जो ये हो रहा है, मतलब कोरल ब्लीचिंग हो रही है, उसको रिड्यूस करने के लिए, तो वो जो प्रोजेक्ट्स है वो इंक्लूड करते हैं कि डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम विच इज़ नाउ समम्ड अंडर द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000, नेशनल मिशन ऑन Green India, which is a part of a national action plan on climate change, national afforestation program, soil conservation in the catchment of a river valley project and a flood prone region, national watershed development project for a rain fed area, fodder and a feed development scheme, a component of a grassland development including grass reserve, command area development and management project, national water policy 212, national forest policy 1988. ठीक है, ये जो 11 प्रोग्राम्स है जो है इंडिया की, ये स्टेप्स है। ठीक है, इनकी जो डिटेल्स है मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं की है, पर मैं इन सब के जो है पर्टिकुलर पॉलिसीज़ के लिए एक सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी। ठीक है, सो आप अपडेटेड रहिए। ठीक है, ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी राइट टू ऑफ कंज्यूमर रूल 2020। ठीक है, तो रिसेंटली यूनियन जो पावर मिनिस्ट्री है उन्होंने एक ड्राफ्ट किया है रूल विच प्रोवाइड फॉर द राइट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो मेन फीचर्स देखे जाए तो रिलायबिलिटी ऑफ अ सर्विस। ठीक है, तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन टू फिक्स एवरेज नंबर ऑफ एंड ड्यूरेशन ऑफ आउटेज पर कस्टमर पर ईयर फॉर अ डिस्कम। ठीक है, तो स्टेट जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है उनको मतलब उनको काम दिया है कि वो फिक्स करे जो एवरेज नंबर एंड द ड्यूरेशन ऑफ आउटेज होता है पर कंज्यूमर पर ईयर फॉर द डिस्कॉम। ठीक है, टाइमली एंड स्पेसिफाई प्रोसीजर फॉर कनेक्शन। ठीक है, एक मतलब 2 डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ओनली 2 डॉक्यूमेंट फॉर द कनेक्शन लगेगा अप टू द लोड ऑफ 10 किलोवाट एंड देर इज़ नो एस्टिमेट डिमांड चार्जेस फॉर अ लोड अप टू 150 किलोवाट। ठीक है, during the time of a connection and time period to provide new connection. ठीक है, more than 7 days in a metro cities, 15 days in a other municipal area, 30 days in a rural areas to provide a new connection. ठीक है, 2 to 5% rebate on serving bill will delay of a 60 days or more. ठीक है, तो 2 to 5% जो है वो रिबेट लगेगा ऑन सर्विंग अ बिल इफ़ दे आर डिलेड। ठीक है, 60 और मोर डेज। पुश टू ऑनलाइन पेमेंट। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट मतलब ऑप्शंस दिए है बिल पेमेंट का इन फॉर्म ऑफ अ कैश, चेक, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग एक्सेट्रा। ठीक है, अप टू द बिल ऑफ 1000 रुपीज़ और मोर देन इट। ठीक है, प्रोज्यूमर। ठीक है, रिकग्नाइजेशन टू द इमर्जिंग कैटेगरी ऑफ अ कंज्यूमर नोन एज अ प्रोज्यूमर। ठीक है, तो रिकग्नाइज करना जो इमर्जिंग कैटेगरीज है कंज्यूमर की उसको प्रोज्यूमर बोलते हैं। दे विल हैव द राइट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फॉर द सेल्फ यूज एंड इंजेक्ट एक्सिस इन द ग्रिड यूजिंग द सेम पॉइंट ऑफ कनेक्शन अप टू द लिमिट प्रिसाइड बाय द SERC। ठीक है, मतलब जो प्रोज्यूमर्स हैं मतलब उनको मतलब वो खुद ही उनको राइट है कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं फॉर देयर सेल्फ यूज़ बाय, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो ग्रिड है, सोलर ग्रिड है, वो मतलब वो कनेक्शन उनका मतलब उनको स्टार्ट करके वो जो है खुद ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके साथ साथ एट द सेम पॉइंट मतलब जो SERC मतलब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रजिस्ट्री कमीशन है उनकी जो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मतलब प्रिस्क्राइब नॉर्म रहेंगे उसके अकॉर्डिंग वो कनेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, कंज्यूमर ग्रीवियंस रिड्रेसल फोरम भी मतलब न्यू जो रूल है उसमें स्टार्ट हुआ है जहाँ पे 2 to 3 रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे ऑफ अ कंज्यूमर एट अ वेरियस लेवल। ठीक है, प्रोज्यूमर के बारे में अभी मैंने डिफिनेशन बता दी थी कि मतलब अगर किसी ने मतलब खुद राइट है उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का आइदर बाय इम्प्लीमेंटिंग सोलर ग्रिड। ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा देखा जाए तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का तो टोटल 3005 केसेस आर रजिस्टर्ड इन द कंट्री अंडर द एंटी टेरर लॉ अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट in 2016, 17 and 18। ठीक है, एंड 3974 पीपल आर अरेस्टेड अंडर दिस एक्ट। ठीक है, तो ये एक्ट अभी इम्पॉर्टेंट क्यों है वो जानते हैं। ठीक है, इस एक्ट के बारे में जानते हैं। तो ये एक्ट जो था अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट वो 1967 में पास हुआ था, जिसका मेन एम था एट अ इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी एसोसिएशन इन द कंट्री। तो प्रिवेंट करना है जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ है एसोसिएशन है इंडियाज़ में उसको। दैट असाइन ऑब्सोल्यूट पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जो एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को एब्सोल्यूट पावर दी थी बाय वे ऑफ विच इट
कैन सेंटर डीम एन एक्टिविटी ऑफ एज अ अनलॉफुल, ठीक है। सेंटर डिसाइड करेगा कि कौन सी एक्टिविटी है जो अनलॉफुल है, ठीक है। एंड इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ ऑफिशियल गैजेट, ठीक है, जो डिक्लेयर वो करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो पनिशमेंट मिलती है वो डेथ पेनल्टी भी हो सकती है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट में भी हो सकती है, जो हायर पनिशमेंट देखा जाए तो की पॉइंट क्या है, अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट बोथ इंडिया एंड फॉरेन नेशनल्स को है उसको भी चार्ज कर सकते हैं अंडर दिस एक्ट। मतलब अगर किसी पर्सन ने कोई क्राइम कमिट किया है आइदर इन इंडिया और आउटसाइड द इंडिया ऑल्सो कम अंडर द बोथ, मतलब इंडिया एंड फॉरेन नेशनल कम अंडर दिस एक्ट, ठीक है। अंडर द यूपीए द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कैन फाइल अ चार्ज शीट इन अ मैक्सिमम 180 डेज। जो चार्ज शीट होगी वो 180 डेज में मिनिमम मैक्सिमम फाइल होगी, ठीक है। अमेंडमेंट एंड चेंजेस क्या होती है, 2044 में अमेंडमेंट हुआ था जो ऐड किया टेररिस्ट एक्ट, ठीक है, टू द लिस्ट ऑफ द ऑफेंस टू बैन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ टेररिस्ट एक्टिविटी। तो देखा जाए तो ये जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ रिलेटेड जो एक्ट था उसमें 2004 में अमेंडमेंट करके टेररिस्ट एक्ट को भी ऐड किया गया, जिसमें जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन होंगे उसको भी ऑफिशियली बैन किया जाएगा। तो 34 आउटफिट रिसेंटली अभी तक बैन हो गए हैं टिल 2004, जब अनलॉफुल एक्टिविटी रेफर टू द एक्शन रिलेटेड टू द सेसेशन एंड द सेसेशन ऑफ अ टेरिटरी। एज़ पर द अमेंडमेंट ऑफ 2009 एक्ट जो है वो एम्पावर करेगा डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को to grant an approval of seizure or attachment of a property when a case is investigated by द सेड एजेंसी, ठीक है। तो जो डायरेक्टर जनरल रहेगा ऑफ एनआईए, ठीक है, उनको अप्रूवल रहेगा कि वो ग्रांट कर अप्रूवल ग्रांट होगा टू अटैच द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, जिसके ऊपर केस चल रहा होगा, ठीक है। द एक्ट एम्पावर द ऑफिसर ऑफ एनआईए ऑफ रैंक ऑफ इंस्पेक्टर और अबाउट टू इन्वेस्टिगेट द केसेस ऑफ टेररिज्म, ठीक है। जो इंस्पेक्टर के रैंक पे रहे जो ऑफिसर्स रहेंगे ऑफ एनआईए वो जो इंस्पेक्ट करेंगे केसेस ऑफ अ टेररिज्म, ठीक है। And also it can be conducted by DSP or ACP or the rank above the officer in the state। तो मैं अभी आपको पहले NIA के बारे में बताती हूँ। जो NIA है NIA मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, it acts as a central counter terrorism law enforcement agency, ठीक है। एक सेंट्रल टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है जो स्पेशली एम्पावर की है टू डील विद द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द क्राइम अक्रॉस द स्टेट विद अ स्पेशल परमिशन फ्रॉम द स्टेट, ठीक है। जो क्राइम होते हैं स्टेट में, टेरर रिलेटेड क्राइम होते हैं स्टेट में, उनको डील करने के लिए एनआईए की फॉर्मेशन हुई है, उनका मतलब मेन वर्क है। एंड जो इस्टेब्लिश हुई है एनआईए अंडर द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट ऑफ 2008 और जो गवर्निंग बॉडी है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, ठीक है। भी रिसेंटली क्रिटिसिज्म देखे जाए ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो एक्ट देखा गया है उसका काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ हुआ है, अब्यूज़ हुआ है, ठीक है। और इट कुल बी यूज़ अगेंस्ट द पॉलिटिकल अपोनेंट एंड सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट। मतलब ये जो एक्ट है वो किसी भी पर्सन के पॉलिटिकल अपोनेंट हो या सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट हो उसके बारे में भी मतलब यूज़ किया गया है, ठीक है। 2019 के अमेंडमेंट भी जो पावर्स है मतलब जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनको काफ़ी ज़्यादा फ्री पावर्स दी गई है, ऐसा इस एक्ट का क्रिटिसिज्म है। और ये कहीं ना कहीं फेडरल स्ट्रक्चर जो है जैसे हम जानते हैं कि जो पुलिस है वो स्टेट सब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 7 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो कहीं ना कहीं यूपी जो एक्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा सेंट्रल रिलेटेड प्रोविज़न है, इसलिए वो कहीं ना कहीं फेडरल स्ट्रक्चर को भी इफेक्ट करता है। उसके बाद है कुछ फैक्ट से प्रीलिम रिलेटेड, ठीक है। कोसी रेल महासेतु रिसेंटली इनॉग्रेट किया था बिहार में, ठीक है, सैंक्शन किया गया था सेंटर बाय 2003-2004, ठीक है, जो कनेक्ट करने वाला है निर्मली एंड साहिगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ठीक है। वो प्रोवाइड करने वाला है शॉर्टर रूट टू द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये ब्रिज है
इज़ ऑफ अ स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस, क्योंकि एक नेपाल और इंडिया के बॉर्डर के यहाँ पे आता है, इसलिए इसका एक जो ब्रिज का जो एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा बिल 2020, तो रिसेंटली ये जो बिल है वो बहुत लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया है, ठीक है, जिसके वजह से फॉर द और ये जो बिल है वो पास किया गया फॉर द इस्टेब्लिशमेंट अ स्टेट ऑफ द आर्ट आयुर्वेदा इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा एट जामनगर गुजरात, ठीक है। गुजरात में जो ये इंस्टीट्यूट है आयुर्वेदा रिलेटेड, उसका जो है वो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, ठीक है। इट इज़ अ फर्स्ट टाइम कोई आयुर्वेदा रिलेटेड मतलब जो एक इंस्टीट्यूट है उसको स्टेटस मिला है इन द आयुष सेक्टर, ठीक है। न्यूक्लियर पावर जनरेशन इन इंडिया, प्रेजेंटली 2 पब्लिक जो सेक्टर कंपनीज है ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड भारतीय नभीय विद्युत निगम लिमिटेड, ठीक है, आर इन्वॉल्व इन द न्यूक्लियर पावर जनरेशन, ठीक है। तो ये जो न्यूज़ है उसके रिलेटेड है न्यूक्लियर पावर जनरेशन के। एफडीआई इन एटॉमिक एनर्जी, तो प्रेजेंट पॉलिसी जो है एफडीआई की वो पुट मतलब उसके अकॉर्डिंग जो एटॉमिक एनर्जी इन द लिस्ट ऑफ अ प्रोहिबिटेड सेक्टर, ठीक है, तो उसको जो एटॉमिक एनर्जी है उसको प्रोहिबिटेड सेक्टर में पुट करती है। और देर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एफडीआई इन द न्यूक्लियर इंडस्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इक्विपमेंट एंड प्रोवाइडिंग अदर सप्लाइज फॉर अ न्यूक्लियर पावर एंड रिलेटेड अदर फैसिलिटी। तो इसके अकॉर्डिंग मतलब जो मतलब जो एफडीआई है इन द एटॉमिक सेक्टर, तो उसको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इन द न्यूक्लियर इंडस्ट्री फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इक्विपमेंट प्रोवाइडिंग अदर सप्लाइज ऑफ ए न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज़ कलिंगा फ्रॉग इन द वेस्टर्न घाट, तो रिसेंटली जो कलिंगा एक वेराइटीज़ है फ्रॉग की वो वेस्टर्न घाट में फाउंड हुई है एंड इट इज़ अ फर्स्ट ऑफ द काइंड डिस्कवर्ड ऑफ अ मोरोफोलॉजिक फेनोटाइपिक प्लास्टिसिटी, ठीक है। एंड जो ये होती है मतलब MPP, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू शो अ ड्रेस्टिक मोनोफोरोलॉजिक फिजिकल फीचर वेरिएशन इन द रिस्पॉन्स टू द नेचुरल इन्वायरमेंट वेरिएशन, ठीक है। तो नेचुरल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी पर्टिकुलर एनिमल ने कुछ मतलब अपनी बॉडी में जो चेंजेस लाए हैं उसको हम बोलते हैं मोरोफोलॉजिक फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी, ठीक है। तो कलिंगा जो फ्रॉग है वो वेस्टर्न घाट में मतलब फाउंड है। इट इज़ फर्स्ट टाइम इट वाज डॉक्यूमेंटेड इन 2008 एंड इट वाज रिपोर्टेड फ्रॉम द ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो रिसेंटली अभी जो है वो वेस्टर्न घाट में मिली है, ठीक है। तो ये जो फिगर है वो उस फ्रॉग का कलिंगा फ्रॉग का है, ठीक है। इस तरीके से हमने मैक्सिमम सारे ही पार्ट्स जो हैं वो कवर कर दिए हैं आज की न्यूज़पेपर के। सो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।